नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तमिलनाडु की हवा उदास है, वहाँ की शाम की बेचैनियाँ 20 साल तक उत्तर भारत के कुल जमा 4.25 राज्यों की आधी अधूरी रिपोर्टिंग करने वाला आपका ये एंकर यहाँ से महसूस नहीं कर सकता है। राजनीति को जीवन से भी ज्यादा जीने वाले उत्तर भारत के दर्शकों के लिए जयललिता भले ही किसी मिथक की तरह लगती होंगी, लेकिन तमिलनाडु की पब्लिक के लिए वो सिर्फ मिथक नहीं है, एक ऐसी हकीकत है जो उत्तर की निगाह से दूर चुपचाप अपने खित्ते में बड़ी होती चली गई, जिसके सामने उत्तर भारत का बड़े से बड़ा महानायक मामूली लगता रहा। इस वजह से उत्तर भारत का महानायक पश्चिम से पूरब का महानायक तो बन जाता है, मगर जब दक्षिण पहुंचता है तो उन राज्यों में उसकी नियति सहायक बनने की ही होती है। चेन्नई से आने वाली हर तस्वीर यही बता रही है कि कोई उनके दिलों पर राज करता है। यह महज कोरी भावुकता नहीं है, हम सबको भावुकता लग सकती है, लेकिन भावुकता क्षणिक होती है, राजनीति में थोड़ी लंबी हो जाती है। मगर जब भावुकता इतनी लंबी हो जाए कि 30-40 साल से भी ज्यादा का लम्हा गुजर जाए, तो उसे सिर्फ भावुकता के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अपोलो अस्पताल के बाहर रोते ये चेहरे सिर्फ भावुकता के प्रमाण नहीं हैं। फिल्मी पर्दे की नायिका को राजनीति में अम्मा का खिताब सिर्फ भावुकता से नहीं मिल जाता होगा। दक्षिण में पर्दे से राजनीति में तो बहुत आए, लेकिन कोई जयललिता नहीं बना। एमजीआर, एनटीआर का अपना मकाम है, लेकिन जयललिता का मकाम कई मायनों में उनसे भी बड़ा है। जयललिता यहां भी उत्तर भारत के सियासी महानायकों की तरह उत्तर भारत के फिल्मी महानायकों को मात दे देती हैं। मुंबई के बड़े से बड़े फिल्म स्टार राजनीति में तो आए, मगर कभी जी हजूरी और सलाम बजाने से ज्यादा की हैसियत हासिल नहीं कर सके। उत्तर के महानायक नेताओं के आगे आगे चलने के लिए अभिशप्त रहे। वो सरकारी योजनाओं के बहुत हुआ तो ब्रांड एम्बेसडर तो बन गए, लेकिन अपनी फिल्मी करिश्मा को कभी राजनीतिक पूंजी में नहीं बदल पाए। शायद उनमें इतनी क्षमता ही नहीं थी, इसीलिए वे बेहतर चाटुकार बने। वे ज्यादा से ज्यादा चाटुकारिता ही कर सकते थे। दक्षिण की जयललिता फिल्मों से आकर राजनीति में आगे आगे चलती हैं, राजनीति को बदल देती हैं। वो चेन्नई में बैठकर दिल्ली की सरकार गिरा देती हैं, जैसे दिल्ली की गद्दी पर बैठे नेता अपनी शेखी में मदमस्त हो, जयललिता ने चुपके से आकर उसकी कान मरोड़ दी हो। जयललिता को भावनाओं से आगे जाकर देखिए, वरना उनके सियासी योगदान के साथ आप इंसाफ नहीं कर पाएंगे। 22 सितंबर से वे अस्पताल में संघर्ष कर रही हैं, जैसे किसी डायरेक्टर को अनसुना कर स्क्रिप्ट को अपने हिसाब से बदलकर टेक देने की जिद सवार हो गई हो। आज दक्षिण भारत जब अपने समय के सबसे महत्वपूर्ण नेता से जुड़ी आशंकाओं को लेकर रज्जगा कर रहा है, भारत करने वाले उत्तर भारत की राजनीतिक जमात खाली बर्तन की तरह झंझना रही है कि कहें तो क्या कहें, सुने तो क्या सुने। 1982 का साल था। कडलूर में पहला सियासी भाषण दिया जयललिता ने। एआईएडीएमके में सब कुछ हासिल किया, विरोधियों से लड़ी, अपनी पार्टी के भीतर औरत होने के नाते नाहक आरोपों से भी लड़ती रही, पार्टी के बाहर विरोधियों से भी लड़ी। 34 साल तक 235 विधानसभा वाली तमिलनाडु की राजनीति में 5 बार चुनाव जीतना आसान नहीं रहा होगा। 2014 में जब उत्तर भारत का मीडिया अखिल भारतीय मोदी लहर का उद्घोष कर रहा था, तब अरब सागर के किनारे वाले इस राज्य तमिलनाडु की 39 सांसदों पर जया की बयार चल रही थी। 39 में से 37 सीटों पर एआईएडीएमके की जीत हासिल करती है। अप्रैल 2016 के विधानसभा में वहां पर उनकी जीत हासिल होती है। हम अपोलो अस्पताल की मुश्किलों को समझ सकते हैं। जयललिता की स्थिति खराब है। एक्मो मशीन का इस्तेमाल तभी करते हैं जब स्थिति नाजुक होती है, नियंत्रण से बाहर जाती हुई लगती है। दुआएं अपने चरम पर हैं। डॉक्टर हर तरह की सतर्कता बरत रहे हैं, इलाज को लेकर भी और जयललिता को लेकर किस तरह से संवाद किया जाए, लोगों तक सूचनाएं कैसी पहुंचाए जाए, इसे लेकर एक खास तरह की शब्दावली का चुनाव किया जा रहा है। लंदन के डॉक्टर से भी बात की जा रही है, एम्स के डॉक्टर भी जा रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि इस वक्त सबके लिए कितना मुश्किल है। जज्बातों के बवंडर के सामने खड़े होकर मेडिकल ड्यूटी पूरा करना, उसे उस रूप में रख देना, अपनी सीमाओं के साथ उनके सामने किसी अपराधी की तरह बाहर आने का डर कितना भयावह होगा एक डॉक्टर के भीतर। आप कल्पना कीजिए जयललिता के आसपास जमा डॉक्टरों पर क्या गुजर रही होगी। उनसे आज भगवान होने की उम्मीद की जा रही है, मगर उन्हें तो यही पढ़ाया गया है कि डॉक्टर भगवान नहीं होता, वो तो बस इलाज करता है, बचाता कोई और है। हम खबर नवीसों के लिए भी चुनौती है कि सही खबर क्या हो, कब हो, थोड़ी रुक कर खबर दी जाए या पहले देने की होड़ में हम उन लाखों लोगों के जज्बातों को कुरेद दें, कुचल दें, जो पहले से ही बेचैन हैं, अपने काबू में नहीं है। होना तो यही चाहिए कि खबर पेश करने और उसे सुनने के बीच भावनाओं की कोई सीमा ना हो, मगर कई बार आपको ख्याल करना पड़ता है। रतलाम, सीकर, जालौन, बनारस, भागलपुर, रेवाड़ी, चंबा, कुल्लू के दर्शक आज तमिलनाडु के जिलों में पसरी उदासी को कैसे महसूस करेंगे। उनका एंकर तो कभी जयललिता से मिला तक नहीं,
तमिल राजनीति के चुनावों को कभी छूकर भी नहीं देखा। वो पैदा होती हैं कर्नाटक में, लेकिन तमिलनाडु आकर कह देती हैं कि मैं कन्नडिगा नहीं तमिल हूं। बचपन का अम्मू नाम था उनका, बाद में अम्मा बन गई। वकील डॉक्टर बनना चाहती थी, मां फिल्मों में ले गई। फिल्मों से राजनीति में अजय बन जाती हैं जयललिता। राजनीति को हमेशा सूखी आलोचनाओं और नारों से मत देखिए। जयललिता के लिए यह लगाव हार्वर्ड से दिल्ली आकर राजनीतिक दलों के मुख्यालयों के पीछे वाले कमरे में ट्विटर संभाल रहे मैनेजरों की देन नहीं है। उनकी पार्टी का ट्विटर हैंडल तो फरवरी 2014 में बना, 39 में से 37 लोकसभा सीटें जीती। आप उस वक्त के दिल्ली से निकलने वाले तमाम अखबारों का विश्लेषण देखिएगा, जयललिता और नवीन पटनायक के बारे में 2 लाइन भी ठीक से नहीं मिलेगी आपको। नवीन पटनायक ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 21 में से 20 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब एक सवाल उठता है कि जयललिता और नवीन पटनायक से अपने गढ़ में राष्ट्रीय दलों का वर्चस्व तो तोड़ दिया इन लोगों ने, लेकिन वे दिल्ली को पश्चिम और उत्तर भारत के राजनीतिक दबदबे से क्यों नहीं मुक्त कर सके, जबकि भारत को बहुत जरूरत है कि अब कोई नेता दक्षिण या दूसरे छोर से उभर कर आए, पूर्वोत्तर से आए। उत्तर के दबदबे ने इस देश की राजनीति का बहुत ही निर्मम एक तरह से कबाड़ा किया है। दक्षिण के तमाम प्रतिभाशाली नेता अपनी दावेदारी उत्तर भारत के बीच क्यों नहीं कर सके। 1984 में जयललिता राज्यसभा की सदस्य बनकर दिल्ली आई। जयललिता ने कांशी राम की तरह किसी मायावती का चुनाव क्यों नहीं किया? क्या उन्होंने एआईएडीएमके की नियति को उसके सहारे छोड़ना ठीक समझा? एमजीआर भी तो किसी जयललिता को विरासत सौंपकर नहीं गए थे। जयललिता की राजनीतिक कामयाबी और मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल को कैसे याद किया जाए? उत्तर भारत के लोग कैसे जाने कि तमिलनाडु की इस राजनेता ने सत्ता में आकर राज्य को कैसे बदला और राजनीतिक दल में अपनी हैसियत कैसे बनाई? 1989 में तमिलनाडु विधानसभा में जयललिता के साथ मारपीट होती है। वे फटी साड़ी पहनकर बाहर आती हैं और कहती हैं कि मुख्यमंत्री बनकर ही सदन में लौटेंगी। 5 बार मुख्यमंत्री बनी। 1991 में जयललिता कांग्रेस से मिलकर 234 में से 225 सीटें जीतती हैं। ठीक 4 साल बाद 2 जून 1995 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गेस्ट हाउस में मायावती के साथ मारपीट की घटना होती है। यूपी ने मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। हमला ममता बनर्जी के साथ भी होता है, उन पर भी होता है। बंगाल ने दूसरी बार ममता को कमान सौंप दी। उत्तर भारत के लोग भक्त के बारे में जानते हैं। भक्त उत्तर भारत की राजनीति का वो नया तत्व है जिसका नाम तो भक्त है मगर संस्कार भक्त के नहीं है। उसकी भाषा गालियों की है, अंध समर्थन की है, मारने पीटने की है, मूर्खता की है। भक्त होना सियासत में नेता का बाहुबली बनना हो गया है, गुंडे का नया नाम है। लेकिन दक्षिण भारत में नेताओं की इस भक्ति को कैसे समझा जाए? क्या तस्वीरों में दिख रहे रोते बिलखते लोग सिर्फ समर्थक कहे जा सकते हैं? समर्थक के पीछे के लोग कौन हैं? क्या हम जान सकेंगे जयललिता ने सोशल मीडिया के सहारे इन्हें कोरा भक्त बनाया या इनकी जिंदगी बदल दी और ये जया को समर्पित हो गए? क्या है, कौन है ये लोग, हम बात करेंगे। आज हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, उर्मिलेश और अरुणाचलम वैद्यनाथन। अरुणाचल वैद्या, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि हम इन तस्वीरों में देख रहे हैं और जब न्यूज रूम में या अपने साथी पत्रकारों से पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं, वहाँ एक फिल्मी तत्व है, हीरो बनाने का तत्व है। जैसे वो रजनीकांत के फैन होते हैं वैसे वो जयललिता के फैन हैं। लेकिन ये लोग कौन लोग हैं जो इतनी देर से यहाँ पर खड़े हैं, रो रहे हैं और रो भी नहीं रहे हैं, लग रहा है कि अपने काबू से बाहर हैं, वो अपने काबू में नहीं है। ये वो लोग हैं जो जयललिता की जो स्कीम्स है, हाँ। जैसे अम्मा कैंटीन आपने ले लिया, हाँ। 1 रुपये की आपको इडली मिलेगा। सो आप कहीं भी चेन्नई में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आप ऑटो में जाइए, ऑटो ड्राइवर से पूछिए, ऑटो ड्राइवर साहब यहीं से लेते हैं। जो 2 बजे तक काम करते हैं टैक्सी ड्राइवर, रात की रोटी यहीं से खरीदते हैं 8 बजे और रात को 12 बजे तक खाते हैं। कहते हैं बहुत कम रेट है। एक तो स्कीम से, दूसरा हर घर में इन्होंने, एक्चुअली आपको पता है कि तमिलनाडु में जो फ्री बीज कहते हैं, जो फ्री में देते हैं, डीएमके ने शुरू किया, फिर उसके बाद एडीएमके ने भी शुरू किया। लेकिन बात यही है, ये इतना रिलेशन, इतना गहरा रिश्ता कैसे बना है एक नेता के प्रति? मतलब इतना एक जुनून से हद से जाकर कोई लोग रात से नहीं सोया है, रो ही रहे हैं, और जो लोग वहां नहीं हैं वो भी उसी तरह से बेचैन और परेशान हैं। ये पहली बार नहीं है। जब अन्नादुरई सीएम था, उसकी जो डेथ हुई थी उस टाइम काफी लोग इतनी कोने कोने से, तमिलनाडु कोने से चेन्नई आए, कई लोग मरे भी है। सो ये एक हीरो वर्शिप है, वो डीएमके एडीएमके उसमें शुरू से रहा, जो कांग्रेस में नहीं है शुरू से। जैसे कांग्रेस को हराकर 1967 में जो डीएमके आई थी उस टाइम अन्नादुरई था, उसकी डेथ पे ऐसा। एमजीआर को देखिए, एमजीआर की फिल्म जो अन्नादुरई भी है, फिल्म के साथ जुड़ा हुआ, एमजीआर भी, करुणानिधि भी और जयललिता भी। सो फिल्म और पॉलिटिक्स तमिलनाडु में दोनों मिक्स किया हुआ और साथ ही इमोशन भी।
सो उसी के इमोशन के नतीजा पर ये तो जो इनकी योजनाएं हैं, इनके हाल फिलहाल की सरकार की देन है ना। हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि जब जयललिता हम एक मास लीडर के रूप में उनको देखते हैं, पर वो प्रशासक कैसी हैं? उन्होंने अपने राज्य को कैसे बदला है? मतलब वो कभी दिल्ली आकर अपने राज्य का बहुत प्रचार नहीं करती हैं, बहुत दावेदारी नहीं करती हैं, ऐसा लगता है। हो सकता है कि जब वो करती होंगी तो हम उत्तर भारतीय लोग नजर भी नहीं डालते होंगे, तो ये भी हो सकता है। पहली बात यही है, जयललिता कोई फैमिली नहीं है, एक्सेप्ट शशिकला उसकी जो दोस्त है। सो जो अब नहीं है दोस्त, मतलब नहीं, अभी भी दोस्त है, उसी के साथ ही रहती है। तो पूरा जो पार्टी है आगे चलकर उसी के पीछे रहेगा, वो अलग बात है, वो बाद में बात करेंगे। अभी लोग तो, अब करुणानिधि को ले लीजिए, करुणानिधि के लड़का, पूरी फैमिली, सन इन लॉ, सबकी जो पार्टी से पोस्ट है, जब मिनिस्टर भी थे। लेकिन जयललिता में ऐसा नहीं है। सो दूसरा, जो डीएमके के हमेशा उन्होंने करप्ट पार्टी, एमजीआर ने एक बार कह दिया कि वो बिल्कुल करप्ट पार्टी है, लोग ने बिल्कुल मान लिया। सो अभी भी वो चलता आ रहा। डीएमके जितना भी अच्छा करे फिर भी जयललिता का रेट ज्यादा चलता है, बिल्कुल ज्यादा। हाँ, तो दूसरी बात ऐसा है, जो जयललिता के पीरियड में जो आपकी जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर से बहुत डरते हैं जयललिता से, 1 मिनट में बदल देती है। लेकिन करुणानिधि को उसमें ऐसा नहीं है। आईएएस ऑफिसर्स करप्शन भी चलता है, लेकिन इनके सामने जो पावर है इनका, जो सब डरते हैं, वो जयललिता के पास ज्यादा वो। उर्मिलेश, आजकल बात होती है कि हिंदुस्तान की राजनीति पर्सनालिटी ओरिएंटेड हो गई है। दरअसल देखा जाए तो हिंदुस्तान की राजनीति वैसे ही है, अगर अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेताओं के उभार और उनके वर्चस्व को देखें। आप जयललिता को किस तरह से परिभाषित करना चाहेंगे, मतलब जिससे हम लोग भी कुछ और समझें इन तस्वीरों में, इन भावुकता के अलावा भी, कि ये सब सोशल मीडिया के कोई देन नहीं है। मतलब ये उस वर्चुअल वर्ल्ड से पहले की रिश्तेदारी लगती है, जब हमारा ध्यान उस तरफ जाता भी नहीं है। आमतौर पे वो जीतती हैं, हारती हैं, इसके अलावा और किसको सपोर्ट करती हैं। इन 3 बातों के अलावा उत्तर भारतीय राष्ट्रीय मीडिया का तो ध्यान जाता भी नहीं है जयललिता या नवीन पटनायक की तरफ। देखिए, एक हिंदी जर्नलिस्ट के तौर पे मैंने साउथ इंडिया के जितने महत्वपूर्ण स्टेट्स हैं उनको लगभग कवर किया, लेकिन सबसे अधिक मैंने केरल और आंध्र प्रदेश को कवर किया। उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक का नंबर आता है। साथ में कश्मीर को मैंने कवर किया। मैंने एक चीज इन चारों स्टेट्स में पाई जो बड़ी दिलचस्प है। कश्मीर तो बिल्कुल ऊपर का है सूबा, वो दक्षिण के सूबे हैं, कि खासकर तमिलनाडु और कश्मीर, ये तुलना बड़ी विचित्र लग सकती है हमारे आपके श्रोताओं को और दर्शकों को, लेकिन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के जमाने का कश्मीर और अन्नादुरई जिनका इन्होंने जिक्र किया, या उसके पहले आप पेरियार आंदोलन से जुड़े लोगों को ले लीजिए, सबको एक कमाल का, एक चमत्कारिक जन कनेक्ट, लोगों से पीपुल्स कनेक्ट, ये अपने आप में बेमिसाल रहा है। तो जयललिता को जब आप आज व्याख्यायित कर रहे हैं या जो चीजें वहां देख रहे हैं, मुझे लगता है कि जयललिता इंडिविजुअल ही केवल नहीं है, वो एक लंबी जो विरासत है वहां पर आंदोलन की, उसकी एक तरह से हस्ताक्षर हैं। मैं पैदाइश नहीं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो बाहर से आई हैं, वो सवर्ण हैं, वो दूसरे सूबे से हैं, वो ओबीसी नहीं है, वो दलित नहीं है, वो ब्राह्मण है। लेकिन इसके बावजूद कितनी आश्चर्यजनक बात है, या उस राजनीतिक प्रक्रिया का आप अंदाजा लगाइए कि एक ओबीसी डोमिनेटेड पार्टी में, जो पेरियार के द्रविड़ आंदोलन और इस तरह के आंदोलनों से गुजरती हुई आई, डीएमके से फूट पड़ी और फिर एक नई पार्टी बनी एमजीआर के नेतृत्व में, और उस पार्टी की बागडोर संभालने के लिए जयललिता को जब मौका मिला तो उन्होंने न केवल अपनी देखिए, केवल फिल्मी मामला नहीं है, ये ठीक है कि तमिलनाडु की सियासत में फिल्म और राजनीति का अद्भुत संगम है, लेकिन जयललिता की अपनी पॉलिटिकल स्किल को भी नजरअंदाज हम नहीं कर सकते कि किस तरह उन्होंने ऐसे समुदायों के द्वारा वर्चस्व वाली पार्टी में अपना एक छत्र नेतृत्व स्थापित किया। और दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लैंड रिफॉर्म्स के जरिए अपनी राजनीति को स्थापित किया था, जब आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं तो चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसी कोई दुर्घटना या ऐसा दुर्योग कोई हो, हम चाहते हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि जयललिता जी कल सुबह या परसों सुबह अस्पताल से सकुशल आएं, लेकिन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के प्रति वो जब बीमार पड़े अस्पताल, मुझे वो भी घटना याद है कि किस तरह जन सैलाब उमड़ पड़ा था। और आपको बताऊं, जब उनका जनाजा निकला था तो झेलम में
पानी नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ नावें दिखाई दे रही थी और लाल झंडे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा लाल है। तो इस तरह का हुजूम था। जब वो एक बार जेल से रिहा किए गए थे, जब उनको प्राइम मिनिस्टर बनना था, क्योंकि पहली बार वो प्राइम मिनिस्टर बने थे जम्मू कश्मीर के, तो भी जन सैलाब ऐसा उमड़ा था कि सूबे में, खासकर घाटी में, कोई ऐसा जिला नहीं था, कोई ऐसी तहसील नहीं थी जहां से जुलूस श्रीनगर नहीं आ रहे थे। वजीर आजम बोला जाता जी था। जी। तो ये जयललिता की जो बात आप कर रहे हैं, जयललिता हो या इसके पहले के जो सूबे के मुख्यमंत्री हों, चाहे अन्नादुरई साहब हों, इवन करुणानिधि, इन सबका एक करिश्मा रहा है। और इसमें जो प्रो पीपल पॉलिसीज हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन की, नॉर्थ और साउथ का एक बड़ा फर्क जो नॉर्थ इंडिया के पत्रकारों को जरूर समझना चाहिए और आम लोगों को भी, कि वहां पे ऐसा नहीं कि करप्शन नहीं है। तमिलनाडु में इलेक्शंस जो होते हैं बहुत महंगे इलेक्शंस हैं, कितना पैसा पड़ रहा है। कर्नाटक में बहुत महंगे इलेक्शंस होते हैं, आंध्रा में बहुत महंगे इलेक्शन होते हैं। सिर्फ एक केरल है जहां बहुत सस्ते इलेक्शन अभी भी हो रहे हैं, और मैं चाहता हूं, आप सबको चाहना चाहिए कि सस्ते बने रहें। लेकिन हमारा यह कहना है कि इसके बावजूद वहां पर जनता को महसूस नहीं होता है कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि वाकई बहुत करती है सरकार। और उत्तर भारत में सरकारें काम ही नहीं करती हैं, जो काम करती हैं उससे ज्यादा वो शोर मचाती हैं अपने उपलब्धियों की। तो ये बात है, जैसे हम बहुत पहले जब तमिलनाडु गए, बिल्कुल संक्षेप में, तो बहुत सस्ता, जैसे अब ये कह रहे हैं कि अन्ना कैंटीन वगैरह, वहां तो जनरली भी जब कैंटीन, अम्मा कैंटीन नहीं थी, तो भी खाने पीने की चीजें इतनी सस्ती थी कि चवन्नी अठन्नी हमने इस्तेमाल किया था चेन्नई जब पहली बार हम गए थे। बहुत शुद्ध भी, हाइजीनिक भी है। जी हाँ, कॉफी इतनी सस्ती थी, खाना इतना सस्ता था। तो ये जो नॉर्थ और साउथ की जो पूरी राजनीतिक संस्कृति का जो फर्क है, आई थिंक जयललिता को इस रूप में देखना चाहिए कि किस तरह उन्होंने अपने करिश्मे को अपने राजनीतिक एजेंडे से जोड़ा।